हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। दोस्तों अभी हम लोग जो देखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्रम में सेकेंड यूनिट ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को पढ़ेंगे। मैं बता दूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है यह। बहुत ही आराम से यह बुक आपको ग्लोब और अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसका क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इन सारी बातों की चर्चा करता है। आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, इन सारे ही क्रमों में ये सारे बुक जो हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये यूनिट जो चल रहा है आप छोड़िएगा मत। इसके पहले का जो यूनिट मैंने करवाया है वो आपने नहीं देखा है किसी कारण से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी लिंक दिया हुआ है, आप उस पर पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। छोड़िए मत, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तभी आप एडवांस लेवल यानी यूपीएससी पीसीएस स्तर के अधिकारी बनने का सोच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूनिट, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। जब ग्लोब की बात होती है तो ग्लोब हमेशा इंडिकेट करता है धरती से, यानी हमारी पृथ्वी जिस तरह से है अवस्थित, उसी तरह ग्लोब का भी अवस्थापन होता है यानी स्थित होता है। आप इस ग्लोब को देख रहे होंगे, दो आपको ये बिंदु दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये अक्ष कहलाते हैं। और ये पूरा पृथ्वी का आकार जैसे कैसा है? भूआब है। हमने देखा था लास्ट यूनिट में कैसा है आकार पृथ्वी का? भूआब है। तो ये आकार पृथ्वी का है। तो इसी के क्रम में हम सारी बातें पढ़ेंगे। कहा जा रहा है हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। गोलाकार गोल कैसे होता है? एकदम इस तरह से, थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंट हो गया, लेकिन गोल एकदम गोल होता है सर्किल के टाइप का। लेकिन क्या पृथ्वी गोल है? देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे चपटा है, कहीं उड़ा है, तो ये भूआब आकार का है। कहा जा रहा है आगे कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप मतलब छोटा रूप। ग्लोब क्या है? तो पृथ्वी का एक छोटा रूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं लिए जा सकते हैं, और छोटे छोटे ग्लोब भी होते हैं। ये आपको पता होगा। आप दुकान में जाइएगा और आप ग्लोब मांगिएगा दुकानदार से, तो आपको छोटा बड़ा दोनों तरह का ग्लोब दिखाएगा। आप जैसा आपको लेना होगा आप लीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, वो घूमते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी घूमती रहती है। कहा जा रहा है उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों और उनके सही आकार के बारे में दिखाया जाता है कि कहाँ महादेश हैं, कहाँ महाद्वीप हैं, कहाँ महासागर हैं। ये सारे इंडिकेट करते हैं। आप देख रहे होंगे, ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये महादेश हैं, इसी के अंदर देश हैं, और ये सागर है। ये सारा चीज़ ग्लोब में दिखता है। कहा जा रहा है पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना बहुत कठिन है, कि पूरे पृथ्वी में कौन कहाँ पर स्थान होगा ये बताना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में इस मुश्किल को आसान बनाने का प्रयास किया गया है। कैसे किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। कहा जा रहा है अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है, कि कौन सा स्थान कहाँ है। जैसे दिल्ली के बारे में चर्चा कर लिया गया, या फिर किसी अन्य शहर के बारे में, जैसे मैं अपने शहर पटना के बारे में बोल दूं कि पटना के बारे में पता किया गया, मेरे संस्थान के बारे में पता किया गया कि श्योर सक्सेस कहाँ पर है, तो ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कहा जा रहा है आगे कि आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में है। कौन सी सुई झुकी हुई अवस्था में है? तो यहाँ देखिए, आप हर बात को देखते चलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सुई की बात हो रही है। तो ये सुई जो झुकी हुई अवस्था में, उसको क्या क्या है कहा जाता है? तो उसको यत अक्ष कहा जाता है। ये अक्ष है, ये सेंटर है, ठीक है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। अब देखिए, ये मान लिया मैं ग्लोब है, ये दो पिन लगा हुआ है, और ये देखिए, अब दिशा का ज्ञान आपको होगा ही। ऊपर वाले दिशा को क्या कहते हैं? उत्तर, और नीचे वाला दिशा को दक्षिण। तो ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है पृथ्वी जिस तरह घूमती है, पृथ्वी कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी घूमती है, ठीक है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, लेकिन ये कल्पना किया गया है कि अक्ष एक बिंदु है, दो बिंदु है, एक उत्तरी ध्रुव पर, एक दक्षिणी ध्रुव पर, और इसी अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। यह एक काल्पनिक रेखा है, मतलब माना हुआ रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब आप ग्लोब को देखिए, आप देखिएगा बीच में 0 डिग्री लाइन से एक रेखा गुजरती है, उसी को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, बहुत सारे अन्य नामों से जाना जाता है। कहा जा रहा पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध,
मतलब ये 0 डिग्री लाइन है और इसके उत्तर स्थित आधा भाग है और इसके दक्षिण स्थित आधा भाग है, तो इसको उत्तरी भाग और इसको दक्षिणी भाग कहा जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। कहा जा रहा है विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब ये देखिए, ये विषुववृत्त रेखा है, ये आप देख रहे होंगे, ये विषुववृत्त रेखा है। इसके इधर चलते जाइए, ये समानांतर रेखा है या नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? अक्षांशीय रेखाएं या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश के में भी मापा जाता है कि कितने अंश में कौन कौन अक्षांश है, ये दूरी कितने अंश में है। कहा जा रहा है विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। तो विषुववृत्त किसको दर्शाती है? तो ये 0 डिग्री लाइन है। फिर आगे बढ़ते जाएगा तो ऐसे काल्पनिक रेखा माना गया कर्क मकर रेखा, उसके बारे में भी 23.5 डिग्री देखे दर्शाया गया है। सारे को पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा स्थिर रहिए, ठीक है। आप उतावले मत होइए, बहुत जल्दी में मत रहिए, जल्दी में आपको समझ में नहीं आएगा और ये यूनिट समझ में नहीं आया तो पूरा ज्योग्राफी समझने में बहुत समस्या होगा। तो मेरा पूरा फोकस है आपको एक एक पॉइंट को समझाना, एनसीईआरटी के एक एक बिंदु पर फोकस करना, ताकि आप आगे जाकर अगर कोई भी एग्जाम देना चाहेंगे तो उसमें आपको समस्या नहीं होगा, कोई भी कंपटीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। अब देखिए, ये विषुववृत्त है, यहाँ से देखिए 4 भागों में बांट देता है, जिसमें 90-90 डिग्री का हर एक कोण बनाता है। 90 डिग्री 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो कहता है अच्छा इसका माप होगा 360 डिग्री अंश, यानी 1/4 इसका 90 डिग्री होगा। और यही अंश आपको ध्रुवों पर देखने को मिलता है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, उत्तर और दक्षिण ध्रुव। इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरीय अक्षांश कहा जाता है और विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी रेखाओं को क्या? दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है, यानी दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स है कि अपने स्थान से ध्रुव तारे को कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अब ध्रुव तारा फिर से आपसे क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा नहीं कि ध्रुव तारा किस तरफ उगता है। यूपीएससी का आईएएस का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए और लास्ट क्लास में हमने चर्चा भी किया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा। ठीक है, कहा जा रहा है विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश। समानता इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उत्तर मतलब उत्तरी अक्षांश और द मतलब दक्षिणी अक्षांश। कहा जा रहा है कि उदाहरण एक लिया गया है। क्या उदाहरण लिया गया है? चलिए, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील में वेली होरिजेंटो दोनों ही एक ही अक्षांश पर है, मतलब इसी अक्षांश पर है। यहाँ पर बम्बई है और यहाँ पर होरिजेंटो है। अब हम एक ही अक्षांश पर नाम लेंगे तो पता तो नहीं चलेगा कौन सा स्थान की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर है। अब 20 डिग्री अक्षांश तो ये पूरी रेखा ही होगी, तो इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है एक और रेखा द्वारा, जिसका नाम है देशांतर। खैर, उस पर भी आएंगे। कहा जा रहा है यहाँ छोटा सा बात है कि विषुववृत्त से दूर जाते पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब देखिए, ये विषुववृत्त है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं छोटा होता जा रहा है या नहीं अक्षांशों का आकार। तो ये एक तथ्य है जो आपको जानना चाहिए और इसी में कंसेप्ट भी छुपा हुआ है। इस फिगर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे इसी फिगर पर हम लोग काम करेंगे। ये देखिए, विषुववृत्त है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, लेकिन इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे 23.5 डिग्री तो आएगा कर्क रेखा, और इसी के दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण बढ़ेंगे तो आएगा मकर रेखा। तो कर्क रेखा हमेशा उत्तर में और मकर रेखा हमेशा नीचे में। ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर जाएंगे तो देखिए ध्रुव है, ध्रुव ठंडी ठंडी हवाएं बहती रहती हैं, तो ये एरिया थोड़ा गर्म थोड़ा ठंडा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और सबसे ऊपर वाला एरिया, क्योंकि वहाँ सूरज का प्रकाश एकदम नहीं पहुँच पाता है, इसलिए उसको उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है। इसी क्रम में आप नीचे भी आ जाएगा तो मकर रेखा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुववृत्त और दक्षिणी शीत तटबंध। ये सारा नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये सूर्य के दूरी के हिसाब से जो ठंडा और गर्मी पड़ता है वो आधार लेकर इसका नामकरण किया गया है, गर्मी के हिसाब से, तापमान के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुववृत्त 0 डिग्री पे होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे होता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पे होता है। जैसा कि मैंने बोला, ये देख लीजिए, ये 90 डिग्री पे हुआ कि नहीं, ये कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मैंने अभी बताया था। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5,
विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। तो विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री, अब यहाँ याद कीजिए, आप यहाँ याद कीजिए फिर से, 66.5 डिग्री कहाँ पहुँच गया, ये रहा उत्तरी ध्रुव वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है 66.5 डिग्री पे। यही बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। अब आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, वो चीज़, ये मतलब डायग्राम दिया हुआ है, ये पिक्चर दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी की एक खासियत है कि बच्चों की तरह आपको बताता है, जैसे आप लॉलीपॉप चूस रहे हो और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इस हिसाब से। खैर, तो एक टॉर्च है, टॉर्च से प्रकाश मारा जा रहा है दीवार पर, पेपर पर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहा जा रहा है सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज और कम क्षेत्र में फैलता है। तो यहाँ पर प्रकाश तेज फैलता है और कम जगह पर फैलता है, लेकिन इसी स्थिति को अगर पलट दिया जाए, तिरछा कर दिया जाए, तो प्रकाश ज़्यादा दूर तक फैलेगा, लेकिन इसका जो तीव्रता होगा वो कम हो जाएगा, यानी प्रकाश में जो ऊष्मा होगा वो फैल जाएगा। ऐसा ही कुछ पृथ्वी के साथ भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अब यहाँ देख लीजिए, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा, तो यहाँ पर सूर्य एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी का उम्मीद होता है, इसलिए ऊष्मा यहाँ ज़्यादा प्राप्त होता है और ऊष्मा ज़्यादा प्राप्त होगा तो इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। तो ये सारा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कहाँ कहाँ का क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र। अब ऊपर देख लीजिए कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ बारिश भी बहुत ज़्यादा होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कहा जा रहा है जैसे जैसे आप कर्क रेखा मकर रेखा के उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण ध्रुव वृत्त की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा और हम लोग ध्रुवीय वातावरण में आने लगेंगे, और इसको क्या कहा गया है, तो शीतोष्ण कटिबंध कहा गया है। ना ज़्यादा शीत है, मतलब सिर्फ बर्फ ही बर्फ नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो दोनों का स्वरूप मिलकर बना हुआ है शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। अब यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में ठंड होगा या नहीं होगा, इस क्षेत्र में ठंड होगा कि नहीं होगा, ठंड होगा तो बर्फ यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा और यही स्थितियाँ है, और इसी को क्या कहा जाता है उस क्षेत्र को, तो शीत कटिबंध का क्षेत्र कहा जाता है। ये हो गया अक्षांश को लेकर बातें। अब देशांतर को लेकर बातें हम लोग करते हैं। देखिए अक्षांश के साथ क्या था, तो ये रेखा था अक्षांश, 0 डिग्री से लेकर ये जितना खिंचाते जाता है। इसी तरह देशांतर क्या है, ये रेखा है, देखिए ये है समानांतर रेखा और ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर, और ये ही देशांतर कहलाता है। क्या कहा जा रहा है देशांतर के बारे में, तो किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बोला कि हमने रसिया का एक उदाहरण दिया और ब्राज़ील का एक उदाहरण दिया और इंडिया का उदाहरण दिया, दोनों एक ही अक्षांश पर है। कैसे पता लगाएंगे कि ये देश किस स्थान पे है पृथ्वी के, और ये देश या फिर ये जगह किस स्थान पर है पृथ्वी में, तो इसके लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर की भी जरूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन जिसको बोला जाता है, एक्स और वाई, तो एक्स क्या है, तो एक्स अक्षांश है और वाई क्या है, तो देशांतर है, और इसी आधार पर गणना किया जाता है। कहा जा रहा प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। यदि उनके स्थिति के बारे में जानना हो कि वह जगह एग्जैक्टली पृथ्वी पर कहाँ है, तो इसमें देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी। कहा जा रहा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, ये देशांतर से ही पता लगा सकते हैं। और ये संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो देशांतरीय याम्योत्तर कहलाती हैं। कहा जाता है उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है और प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में। अब देखिए जब भी दर्शाते हैं तो 24 डिग्री 15 मिनट 17 सेकंड ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर को समझाने का, बतलाने का एक तरीका है। कहा जा रहा है कि ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। किसकी बात कर रहा है, देशांतर का। देशांतर देखिए ये बड़ा है, फिर छोटा 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 एकदम छोटा होते चला जाता है, जैसे जैसे साइड लाइन होते चला जाता है, यानी बीच में सबसे लंबा होता है और जैसे जैसे पूर्व या पश्चिम की तरफ बढ़ता है ये छोटा होते चला जाता है।
आगे कहा जा रहा है अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। यानी ये जो आप देशांतरीय रेखा देख रहे हैं ये सारा का लंबाई हर जगह समान होगा। क्यों? क्योंकि ये झुकेगा नहीं, ये लंबा है, ये कभी छोटा नहीं होगा, ऐसे ऐसे नहीं होते चला जाएगा छोटा। ये तो हमेशा पृथ्वी एक ही समान आकार का है, तो ये सब जो देशांतर हैं वो समान आकार के होते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती की जाए। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये लंदन का स्थित एक वेधशाला है, इसी को आधार मान लिया गया और इसी के पूर्व, पश्चिम और पूर्व जो भी सीमा रेखा है उसका निर्धारण कर दिया गया कि अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं या पूर्व की तरफ बढ़ते हैं या पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो पूर्व की तरफ बढ़ने में टाइम बढ़ते चला जाएगा और पश्चिम की तरफ बढ़ने पर टाइम घटते चला जाएगा। ये किससे निकाला गया? तो ये ब्रिटेन में जो वेधशाला था उसी के आधार पर निकाला गया। कहा जा रहा है कि वेधशाला से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा गया जो ग्रीनविच लाइन के नाम से भी फेमस है। इसका मान 0 देशांतर है, जहाँ से यह हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री की गणना करते हैं। अब 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो 180 डिग्री पश्चिम में और 180 डिग्री पूर्व में गणना करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस रूप में है। आगे कहा जा रहा है कि अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के लिए बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर का सही जानकारी है तो ग्लोब पर आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना है तो मोबाइल पर भी आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसी क्रम में कहा जा रहा है असम में ध्रुववृत्त 26 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश में और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यह बिंदु ध्रुववृत्त की सही स्थिति को दर्शाता है। तो इस तरह दोनों रेखाएं किसी एक क्षेत्र को डिनोट करता है यानी इंगित करता है। कहा जा रहा है इसको समझने के लिए कागज के समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचें। अभी आराम से बात है। अब देखिए ये रेखा खींचे, ये रेखा खींचे, अब पता चल गया इस स्थान पे कौन होगा। ये तो बहुत ही इजी है। एक मिनट। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी जगह को समझना है तो आप उसको लाइन पर अक्षांश बताइए, फिर देशांतर खींच दीजिए। अब अक्षांश और देशांतर के आधार पर उस जगह का पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे हम पृथ्वी पर किसी भी भाग में जा सकते हैं, किसी भी जगह को खोज सकते हैं। जैसा आप यहाँ देखिए, ये है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये सारा देश दिया हुआ है। ये देशांतर बनाया हुआ है, अक्षांश बनाया हुआ है, इससे आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है कि किस गति से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? तो यह है पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति। कहा जा रहा है स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। छोटी कब होगा? जब आपके सिर के ऊपर रहेगा सूर्य, तो छोटा परछाई बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ये तिरछा होता चला जाएगा तो ये भी परछाई इसका लंबा होता चला जाएगा। बात को आप समझ रहे होंगे। कहा जा रहा है ग्रीनविच के पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में होगा उसे ग्रीनविच समय से आगे होगा। पूर्व में होगा मतलब देखिए मान लीजिए ग्रीनविच लाइन है, ये पृथ्वी है, जो इधर होगा वो आगे का लाइन समय होगा और इधर जो होगा पीछे का समय होगा। अब ये आगे और पीछे में कैसे समय का गणना होगा, कैसे अंतर होगा, ये बात को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में कितना घूमेगा? तो 15 डिग्री घूमेगा। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। तो इसी आधार पर ग्रीनविच से जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे यानी जैसे जैसे हम लोग पूरब में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टाइम बढ़ते चला जाता है। जैसे भारत के बारे में, भारत का टाइम बढ़ता है। अगर यहाँ पर 1 बज रहा है तो भारत को 82.5 डिग्री हमारा प्रमुख
लाइन है, आपको पता ही होगा, उसी से समय का मापन किया जाता है। खैर धीरे धीरे सब दिया हुआ है, सारे पढ़ लेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन है कि इस देशांतर से क्या होगा टाइम और इस देशांतर से क्या होगा। तो ऐसे में मानक होना जरूरी है समय का। कहा जा रहा है कि भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। क्यों अंतर होगा? क्योंकि आप देखिए ये दूरी के कारण जैसे जैसे पूर्व में जाते हैं बढ़ते जाते हैं, टाइम क्या हो जाता है, बढ़ते चला जाता है, तो अंतर तो होगा ही। इसी क्रम में कहा जाता है कि भारत में 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को मानक यमोत्तर माना जा गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरा देश का मानक समय माना जाता है, इसलिए भारत मानक समय के नाम से जाना जाता है। किसको? 82.5 डिग्री। आप यहाँ देख लीजिए, भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री पूरब में है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। अब देखिए एक हमने क्या देखा था कि 15, यहाँ देख लीजिए एक बार, हमने क्या देखा था कि 1 घंटा में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। ठीक है, किसकी बात हो रहा है? तो ये पृथ्वी की बात हो रहा है। अपने अक्ष पर 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। अब यहीं आप देख लीजिए, तो 82 डिग्री में कितना होगा? 5 घंटा 30 मिनट के आसपास घूमता है। मतलब भारत का समय आगे है, किससे? ग्रीनविच लाइन से। कहा जा रहा है आगे कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक को कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। अब क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में कितने बजे होने वाला है? तो ये होने वाला है 2 बजे अपराह्न, मतलब दोपहर में। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा तो रात्रि में समाप्त होगा। 7-8 घंटे का मैच होता ही है वनडे, तो ऐसे में वह नहीं सो पाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भारत की दूरी यमोत्तर लाइन से यानी ग्रीनविच लाइन से 82.5 डिग्री आगे है। कहा जा रहा है कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। देशांतरीय विस्तार मतलब इनका लंबाई ज़्यादा। देखिए देशांतरीय विस्तार ये ज़्यादा होता है, अब ये ज़्यादा होगा, और कुछ देशों का अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होगा, मतलब लंबाई ज़्यादा होगा। इस उदाहरण के रूप में रसिया को लिया गया है। 11 मानक समयों को अपनाया गया है। यहाँ पे पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, और इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो ये था अक्षांश और देशांतर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। फिर हम लोग मिलते हैं कल। धन्यवाद।